हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम दीपक सिंह, फैकल्टी ऑफ जीएस। कल के हम लोगों ने टॉपिक में जो टॉपिक स्टार्ट किया था अपने आधुनिक भारत के इतिहास में, वो हमने स्टार्ट किया था मराठा साम्राज्य को। तो इस मराठा साम्राज्य में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा डाली गई। और जो मराठा साम्राज्य है उसको हम लोगों ने दो कालों में बांट करके पढ़ा रहे थे हम लोग। पहला जो काल है वो छत्रपति काल होगा, और इस छत्रपति काल में शिवाजी और उनके जो उत्तराधिकारी हैं, जिसमें संभाजी आते हैं, फिर राजा राम आते हैं, फिर शिवाजी सेकंड जिनके संरक्षिका के रूप में ताराबाई शासन कर रही है, और उसके बाद आते हैं साहू जी। तो हम लोगों ने कल छत्रपति काल में हम लोगों ने साहू जी तक को देख लिया था कि किस तरीके से खेड़ा का युद्ध होता है और साहू जी मराठा साम्राज्य के जो छत्रपति वो बन जाते हैं। और फिर देखा था हमने किस तरीके से ताराबाई कोल्हापुर वाले क्षेत्र में ताराबाई चली जाती है और वहाँ शिवाजी सेकंड उनका पुत्र वहाँ का पेशवा वहाँ का जो छत्रपति बन जाता है। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पेशवा काल का उदय होता है, कैसे इस मराठा साम्राज्य में जो पेशवा है वो अपनी शक्ति को बढ़ा लेते हैं, किस तरीके से पेशवा का पद एक शक्तिशाली पद हो जाता है। तो कल जो है छत्रपति काल कंप्लीट हो चुका था, आज हम लोग बात करेंगे पेशवा काल में। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, सारे पेशवा देख लेते हैं और उनका इरा देख लेते हैं कि किस समय पे कौन सा पेशवा आया, और फिर हम लोग एक एक पेशवा के बारे में हम लोग बातचीत स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले साहू जी के द्वारा, साहू जी 1707 में गद्दी पर बैठते हैं और 1713 में साहू जी एक व्यक्ति को पेशवा नियुक्त करते हैं और उसका नाम है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, यानी अगर आपसे पहले पेशवा पूछा जाए पहला पेशवा कौन है तो बालाजी विश्वनाथ है। ये 1713 से लेकर के और 1720 तक, 1713 से लेकर 1720 तक बालाजी विश्वनाथ पेशवा है। और इस समय छत्रपति कौन है? साहू जी हैं। ठीक है, अभी भी देखिए छत्रपति काल चल रहा है, पेशवा का एक पद आज रुक गया था, काफी शक्तिशाली पद हो गया था, लेकिन फिर भी अभी जो वास्तविक जो शासक है वो छत्रपति ही हैं, साहू जी ही हैं। और व्यवहारिक रूप से जो उस सिंहासन के पीछे की जो शक्ति है वो है पेशवा। ठीक, सारे जो भी राजकाज के जो भी कार्य हैं उसमें इस समय छत्रपति के भी हस्ताक्षर हो रहे हैं, उसमें पेशवा भी अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। अगर कोई भी किसी भी देश के साथ संधि करनी है, किसी भी राज्य के साथ कोई भी अगर प्रशासनिक कार्य होना है तो उसमें छत्रपति और पेशवा दोनों के ही हस्ताक्षर और मुहर होती थी। तो पेशवा धीरे धीरे समय के साथ साथ पेशवा शक्तिशाली होते जा रहे हैं, प्रशासन में भी उनका हस्तक्षेप चालू हो गया। आगे हम लोग देखेंगे कि सेनापति का पद भी पेशवा को मिल जाता है, तो प्रशासनिक के साथ साथ जो सैनिक शक्तियां हैं वो भी पेशवा के पद में निहित हो जाती हैं। फिर बालाजी विश्वनाथ के बाद हम लोग देखेंगे अगले जो पेशवा बनते हैं वो उनका नाम है बाजीराव, और इनको हम लोग बाजीराव प्रथम कहते हैं। बाजीराव, यही वो बाजीराव है जो मस्तानी नामक एक महिला के साथ अपने संबंधों के कारण चर्चा में आए थे। हम लोगों ने कुछ समय पहले मूवी भी देखी थी बाजीराव मस्तानी, तो इन्हीं बाजीराव के ऊपर ही वो मूवी बनाई गई थी। और इनका काल चालू होता है 1720 से लेकर के और 1740 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। 20 सालों तक बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं और ये इन्हीं बालाजी विश्वनाथ के ही पुत्र हैं। जिस तरीके से बालाजी विश्वनाथ काफी कुशल नेतृत्व करता थे, काफी कुशल पेशवा के रूप में सामने आते हैं, वैसे ही बाजीराव प्रथम भी काफी योग्य एवं कुशल पेशवा के रूप में दिखाई देंगे। फिर बाजीराव प्रथम के बाद इनके जो पुत्र हैं जिनका नाम है बालाजी बाजीराव, ठीक, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव। 1740 से लेकर के और 1761 ईस्वी तक इनका काल रहता है बालाजी बाजीराव का। इन बालाजी बाजीराव के समय में ही जो मराठा साम्राज्य है वो सबसे अधिक विस्तृत हो चुका होता है। बिल्कुल पीक समय अगर हम देखें मराठा साम्राज्य का, तो इन बालाजी बाजीराव के समय ही सबसे पीक समय रहता है मराठा साम्राज्य का, सबसे ज्यादा सुदृढ़ होता है, सबसे ज्यादा जो है साम्राज्य का विस्तार होता है इसी काल में। इसी काल में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक युद्ध देखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध।
पानीपत का तृतीय युद्ध इन्हीं के समय में होता है। इसका डेट अगर हम देखेंगे तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी पानीपत का तृतीय युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव की सेना के मध्य में। ठीक, फिर बालाजी बाजीराव के 1761 में जब पानीपत का तृतीय युद्ध हार जाते हैं तो इनका छोटा पुत्र विश्वासराव और इनका चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ इनकी उसमें मृत्यु हो जाती है, उसमें इनकी हत्या कर दी जाती है। और भी करीब 28,000 मराठा जो कुशल सैनिक थे, सेनापति थे, वो सारे मारे जाते हैं उस युद्ध में। तो इस युद्ध का काफी ज्यादा आघात लगता है बालाजी बाजीराव को और इस दुख में ही 1761 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, वही फरवरी 1761 में। अब जब 1761 में इनकी मृत्यु हो जाएगी तो इनके बाद अगले पेशवा बनेंगे माधवराव। बालाजी बाजीराव के पुत्र माधवराव अगले पेशवा बनेंगे और इनका काल रहता है 1761 से लेकर के और 1772 ईस्वी तक। तृतीय जो पानीपत के युद्ध है इसके बाद मराठा शक्ति काफी अधिक क्षीण हो जाती है। ऐसा लगता है कि अब मराठा पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुके हैं, पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। लेकिन माधवराव ने बड़ी ही कुशलता के साथ, बड़ी योग्यता के साथ उस मराठा साम्राज्य की खोई हुई जो शक्ति है उसको वापस से गठित किया और फिर से मराठा साम्राज्य को अखिल भारतीय स्तर पर ये इन्होंने हाईलाइटेड किया, अखिल भारतीय स्तर पर ये उठा करके लेके आए मराठा साम्राज्य को और फिर से मराठाओं को सशक्त किया इन्होंने। लेकिन 1772 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु हो जाती है और फिर से मराठा साम्राज्य को एक बहुत बड़ा आघात पहुंचता है, काफी बड़ा झटका पहुंचता है। और माधवराव की मृत्यु के पश्चात इनका पुत्र माधवराव की मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र को पेशवा बनाया जाता है। ठीक है, इनका पुत्र केवल 1 साल ही पेशवा रह पाता है और 1 साल के अंदर ही इनके पुत्र की हत्या करके इनका चचेरा भाई जिसका नाम है रघुनाथ राव, रघुबा बोलते हैं, तो जब ये माधवराव की मृत्यु होती है तो माधवराव का चचेरा भाई जिसका नाम है रघुनाथ राव अपने आप को पेशवा बनाना चाहता है। लेकिन माधवराव के अल्पवयस्क पुत्र नारायण राव को पेशवा बना दिया जाता है और ये मात्र 1 साल ही 1772 से लेकर के और 1773 ईस्वी मात्र 1 साल ही ये पेशवा रह पाते हैं। 1773 में रघुनाथ राव के द्वारा, जो कि माधवराव का चचेरा भाई है, तो रघुनाथ राव के द्वारा हत्या कर दी जाती है इनकी। रघुनाथ राव, इसको रघुबा भी बोलते हैं, तो रघुनाथ राव के द्वारा नारायण राव की हत्या कर दी जाती है। और जब नारायण राव की हत्या कर दी जाएगी तो फिर एक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। रघुनाथ राव की नजर वैसे भी मराठा उस पेशवा की गद्दी पर है, तो नारायण राव की हत्या करने के बाद एक जो शून्यता की स्थिति आ जाएगी सिंहासन में, उस पेशवा के पद में, तो उसका फायदा उठा करके रघुनाथ राव अपने आप को पेशवा घोषित कर लेता है। लेकिन इसी समय उदय होता है एक बहुत ही कुशल इनके मंत्री जिसका नाम है नाना फडणवीस। इस समय माधवराव के समय में उनका उदय हो गया था। वो काफी ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व था उनका, नाना फडणवीस का। और नाना फडणवीस के हस्तक्षेप के कारण रघुनाथ राव अपने आप को पेशवा घोषित तो कर लेता है, लेकिन अपने आप को पेशवा के रूप में नियुक्त नहीं कर पाता, पेशवा की उस गद्दी पर अपने आप को स्थापित नहीं कर पाता। और नाना फडणवीस के हस्तक्षेप के कारण ही इस नारायण राव के एक बिल्कुल नवजात शिशु नारायण राव की हत्या हो गई थी और हत्या के पश्चात ही 1-2 महीने के पश्चात इनके पुत्र का जन्म हुआ था और उस पुत्र का नाम था नारायण माधवराव। तो नारायण राव की मृत्यु के पश्चात इस नारायण माधवराव का जन्म होता है। इनकी पत्नी थी गंगाबाई, नारायण राव की पत्नी का नाम था गंगाबाई। इन गंगाबाई के द्वारा पुत्र प्राप्ति होती है को नारायण माधवराव का जन्म होता है और उस अल्पवयस्क पुत्र को ही, उस नवजात शिशु को ही नाना फडणवीस के द्वारा पेशवा नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, नारायण माधवराव को पेशवा नियुक्त कर दिया जाएगा। और अब ये जो रघुबा है, जो रघुनाथ राव है, ये फिर से अपने षड्यंत्र में ही फेल हो जाता है और इसी कारण से जब नारायण माधवराव को जब पेशवा बना दिया जाएगा और नाना फडणवीस उसका संरक्षक बन जाएगा, तो इसी से क्षुब्ध होकर के, परेशान होकर के ये रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला जाएगा और अंग्रेजों के साथ रघुनाथ राव जो है 1775 में सूरत की संधि कर लेगा।
रघुनाथ राव जो 1775 ईस्वी में सूरत की संधि कर लेता है, किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों से सूरत की संधि कर लेता है। सूरत की संधि का कारण यही था कि जो नारायण माधवराव है, जिसको पेशवा नियुक्त कर दिया गया है और उसके संरक्षक के रूप में नाना फडणवीस कार्य कर रहा है, उसको हटा करके और उसकी जगह पर स्थापित किया जाए रघुनाथ राव को। तो रघुनाथ राव इसी मंशा की पूर्ति के लिए सूरत की संधि कर लेता है अंग्रेजों के साथ। और उस सूरत की संधि में प्रावधान था कि नारायण माधवराव को हटा करके उसकी जगह पर रघुनाथ राव को गद्दी पर बैठाएंगे। रघुनाथ राव के द्वारा भी काफी सारे क्षेत्रों की चौथ वसूलने का अधिकार, राजस्व का अधिकार अंग्रेजों को दिया जाना था। कुछ क्षेत्र भी जैसे बसीन का, सालसेट का जो क्षेत्र है वो भी अंग्रेजों को मिलना था। तो सूरत की संधि की ये सब चीजें, बातें थी, ये सब शर्तें थी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो लेकिन जो रघुनाथ राव है, रघुनाथ राव अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाता। भले ही 1775 से लेकर 1782 के बीच में एक युद्ध होता है। इसी सूरत की संधि के कारण ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 82 के बीच में। लेकिन 1782 में महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस की मध्यस्थता में मराठों और अंग्रेजों के बीच एक संधि हो जाती है, जिसको हम लोग सालबाई की संधि कहेंगे। सालबाई की संधि के दौरान 1782 में मराठों और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हो जाती है और उस संधि के अनुसार नारायण माधवराव को ही पेशवा स्वीकार कर लिया जाएगा। और नारायण माधवराव 1774 से लेकर के और 1796 ईस्वी तक, ठीक, नारायण माधवराव 1774 से 1796 ईस्वी तक पेशवा के रूप में कार्य करेंगे। फिर नारायण माधवराव की 1796 में नारायण माधवराव की मृत्यु हो जाएगी और फिर नारायण माधवराव की मृत्यु के पश्चात 1796 ईस्वी में इस रघुनाथ राव का पुत्र, जिसका नाम है बाजीराव सेकंड, ये पेशवा नियुक्त होगा। ठीक, तो नारायण माधवराव की मृत्यु के पश्चात बाजीराव द्वितीय 1796 ईस्वी में पेशवा नियुक्त होगा और 1818 ईस्वी तक ये पेशवा रहेगा। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा इस मराठा साम्राज्य को अपने में मिला लिया जाएगा, जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा। तो 1717 से 1718 तक चलता है। 1718 में मराठाओं की जब हार हो जाएगी अंतिम रूप से अंग्रेजों से हार हो जाएगी और उसी के हार के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मराठा वार के बाद इस पूरे मराठा साम्राज्य को अंग्रेजों में नियुक्त कर लिया जाएगा, अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा और यहीं से जो पेशवा का पद है वो भी समाप्त कर दिया जाएगा। और अब जो आगे आने वाले जो वंशज हैं, जो इनके उत्तराधिकारी हैं, उनको अब एक पेंशनर बना करके, उनको एक पेंशन दे करके और फिर उनको बिठूर वाले क्षेत्र में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो 1857 की क्रांति के समय हम देखेंगे, नाना साहब एक काफी चर्चित होते हैं एक व्यक्ति, तो वो जो है इसी बाजीराव द्वितीय के ही वंशज हैं और इनको पूना से हटा करके बिठूर भेज दिया जाता है और एक पेंशन की राशि फिक्स कर दी जाती है। ठीक, तो ये जो बाजीराव द्वितीय हैं, इस बाजीराव द्वितीय को हम अंतिम पेशवा भी कहते हैं। बाजीराव द्वितीय को हम अंतिम पेशवा भी कहते हैं और इन्हीं बाजीराव द्वितीय के समय में ही दो आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होंगे। ठीक, तो कुछ चीज आपको याद रखनी है, जैसे कि अगर कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हो रही है, तो वो किस पेशवा के समय में होता है वो युद्ध, तो हम देखेंगे बालाजी बाजीराव के समय में 1761 में। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो किस पेशवा के समय में होता है, तो देखिए पहला आंग्ल मराठा युद्ध ये नारायण माधवराव जैसे ही गद्दी पर बैठाए जाते हैं, बिल्कुल नवजात शिशु हैं, इन्हीं के समय में ही पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है। उस पहले आंग्ल मराठा युद्ध के पीछे का कारण क्या है? रघुनाथ राव के द्वारा अंग्रेजों से सूरत की संधि कर लेना। और सूरत की संधि की क्यों थी रघुनाथ राव ने? ताकि अंग्रेजों की मदद से इस नारायण माधवराव को अपदस्थ करके और रघुनाथ राव को पेशवा बना दिया जाए। ठीक, तो पहले आंग्ल मराठा युद्ध का कारण ये था। तो हम देखेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस पेशवा के समय में हुआ है? तो नारायण माधवराव के समय में हुआ है। दो व्यक्ति, महादजी सिंधिया और दूसरे नाना फडणवीस, इन लोगों ने नारायण माधवराव के संरक्षक के रूप में
और अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था ताकि नारायण माधवराव को ही पेशवा नियुक्त किया जाए। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो गया नारायण माधवराव के समय में, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं बाजीराव द्वितीय के समय में, और ये बाजीराव द्वितीय इस रघुनाथ राव का ही पुत्र है। ठीक, चलिए। अच्छा, अगर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण पूछा जाता है कि आखिरकार द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण क्या है, तो देखिए हम लोग देखते हैं कि सेकेंड जो बैटल ऑफ आंग्ल मराठा, सेकेंड बैटल जो हुआ था आंग्ल मराठा के बीच में, तो उसका कारण है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो सहायक संधि लेके आई गई थी। तो 1802 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली पेशवाओं को एक ऑफर देता है कि आप हमसे सहायक संधि कर लीजिए, और उस सहायक संधि के द्वारा फिर हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन इस पेशवा के द्वारा उसको मना कर दिया जाता है, सहायक संधि ठुकरा दी जाती है, और यही कारण मतलब बाजीराव द्वितीय के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया जाता, और यही कारण बन जाता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। उसका कारण है मेन वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, और लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय सर्वोच्चता की नीति लेके आया था। तो जो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा सर्वोच्चता की नीति चलाई जा रही थी, उसके परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। ठीक, तो उसे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात ही बाजीराव द्वितीय को पेशवा पद से हटा दिया जाता है, उसको एक पेंशनर बना दिया जाता है। अब इसके बाद पेशवाओं का काल पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। छत्रपति का काल तो पहले ही समाप्त हो गया, पेशवाओं का काल समाप्त हो गया। अब जो मराठा साम्राज्य है, पूरा महाराष्ट्र, मालवा का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र, दक्कन का क्षेत्र, जो भी मराठाओं के अंतर्गत जो क्षेत्र थे, इन सारे क्षेत्रों पर अंग्रेज अपना अधिकार कर लेते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिए, इतने आपको पेशवा याद में रखने हैं। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा, आपको प्रथम पेशवा के बारे में थोड़ा सा डिटेल से याद रखना है कि बालाजी बाजीराव के बारे में याद रखना है, क्योंकि बालाजी बाजीराव ही एक ऐसे पेशवा थे जिनके समय में छत्रपति का पद समाप्त कर दिया गया। अंतिम छत्रपति साहूजी हुए, और अब यहाँ से छत्रपति का पद समाप्त करके 1750 में, और जो पेशवा है इनको ही पूरी शक्ति सौंप दी गई थी। पेशवा के पद में ही सारी शक्तियां, यानी कि अब प्रशासनिक राजनीतिक पूरी तरीके से जो हेड हो गए थे वो हो गए थे पेशवा। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, बालाजी बाजीराव के समय से ही छत्रपति का समय खत्म करके, काल समाप्त करके, और सारी शक्तियां पेशवाओं को शामिल दे दी गई थी। ठीक है, सारी शक्तियां पेशवा के पद में पहुंच गई थी। एक चीज और याद रखना है हमें, माधवराव के समय की 1771 में माधवराव ही वो पेशवा थे जिन्होंने शाह आलम द्वितीय को, जो कि इलाहाबाद की संधि के बाद 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में, उस संधि के अनुसार जो शाह आलम द्वितीय है, जो मुगल सम्राट था, उसको केवल इलाहाबाद और कारा के क्षेत्र में ही सीमित कर दिया गया था। दिल्ली का जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। तो माधवराव है, इन माधवराव के ही हस्तक्षेप से शाह आलम को 1771 में पुनः से एक बार दिल्ली का शासक नियुक्त कर दिया जाता है। दिल्ली का जो सिंहासन है उसमें जो है अंग्रेजों को हटा करके वहां से, और उसमें वापस शाह आलम द्वितीय को स्थापित किया जाता है। तो वो पेशवा माधवराव थे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, शाह आलम द्वितीय को दिल्ली सिंहासन पर आसीन। ठीक, तो ये पेशवाओं के बारे में कुछ चीजें थी। अब हम लोग एक एक पेशवा के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बालाजी बाजीराव के बारे में, बालाजी विश्वनाथ के बारे में।
देखिए, जब साहू जी को औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह के द्वारा कैद से रिहा किया जाता है, तो साहू जी 1707 में आगरा से निकल करके और पहुंचते हैं दक्कन अपने क्षेत्र पे। जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पर ताराबाई के नेतृत्व में शिवाजी द्वितीय शासन कर रहे हैं। तब साहू जी के और शिवाजी द्वितीय के मध्य में एक युद्ध होता है, जिसको हम लोग खेड़ा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और उस खेड़ा के युद्ध में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बड़ी ही योग्यता और कुशलता के साथ साहू जी की मदद की थी, और उस व्यक्ति का नाम था बालाजी विश्वनाथ। ठीक, इसकी ही योग्यता और कुशलता के कारण साहू जी खेड़ा का युद्ध जीत जाते हैं। अच्छा, साहू जी को प्रशासनिक अनुभव था भी नहीं, क्योंकि वो एक लंबे समय से मुगलों की कैद में थे, तकरीबन 19 साल तक वो मुगलों की कैद में रहे। इस वजह से इनको ज़्यादा प्रशासनिक अनुभव था नहीं, प्रशासन के बारे में, शासन चलाने के बारे में ज़्यादा उनको नॉलेज भी नहीं था। इस कारण से उन्होंने क्या किया, बालाजी विश्वनाथ को ही प्रशासन की सारी बागडोर सौंप दी। और बालाजी विश्वनाथ चूंकि कुशल योग्य व्यक्ति थे, तो बालाजी विश्वनाथ बड़ी ही कुशलता के साथ उस पूरे साम्राज्य को केंद्रित समाज पूरा जो साम्राज्य है उसको रेगुलेट करते हैं। साहू जी को भी समय समय पर सलाह वगैरह देते हैं। तो अपने एक सलाहकार के रूप में बालाजी विश्वनाथ को साहू जी के द्वारा नियुक्त कर लिया जाता है। और 1713 ईस्वी में पेशवा का पद, जिसको हम प्रधानमंत्री का पद कहते हैं, पेशवा या प्रधानमंत्री के पद पर बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए इनको जो है 1707 से ही बालाजी विश्वनाथ इनके साथ है। पहले सेना करते के पद पर इनको नियुक्त करते हैं, बाद में 1713 ईस्वी में इनको पेशवा के पद पर नियुक्त कर देते हैं। पेशवा का पद एक काफी महत्वपूर्ण पद हुआ करता था साम्राज्य के अंदर। ये पेशवा का पद आप चल तो रहा शिवाजी के समय से, लेकिन शिवाजी के समय में पेशवा का पद केवल एक सलाहकारी पद हुआ करता था। पर साहू जी ने क्या किया, इस पेशवा के पद को और अधिक शक्तिशाली बना दिया और ज्यादा पावर्स दे दी। अब सिर्फ एक सलाहकारी पद न होकर के और एक महत्वपूर्ण पद हो गया। पूरे प्रशासन को चलाने के लिए प्रधानमंत्री का पेशवा का पद एक काफी ज्यादा अहम पद था। ठीक, इसी की बालाजी विश्वनाथ के द्वारा ही जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर था, उस मुगल सम्राट फर्रुखसियर से 1719 में एक मैग्ना कार्टा प्राप्त किया जाता है। और इस मैग्ना कार्टा के द्वारा क्या होता है कि मराठाओं को दक्कन के क्षेत्र में चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 1719 ईस्वी में ही मराठाओं के और मुगलों के बीच में एक संधि होती है। और इस संधि से क्या होगा कि जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर के बाद अगला जो मुगल सम्राट बनता है वो बनता है रफी-उद-दर्जात। तो रफी-उद-दर्जात के द्वारा जो साहू जी हैं, इनको छत्रपति के रूप में मुगलों के द्वारा मान्यता मिल जाती है। तो सबसे पहले हम जो महत्वपूर्ण घटना देखेंगे 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की ही मध्यस्थता से, बालाजी विश्वनाथ की मध्यस्थता के कारण ही जो रफी-उद-दर्जात है, रफी-उद-दर्जात जो कि इस समय मुगल सम्राट है, इस मुगल सम्राट के द्वारा क्या किया जाएगा, साहू जी को छत्रपति के रूप में मान्यता मिल जाएगी। अच्छा, अब चूंकि रफी-उद-दर्जात इतने ज्यादा इनके ऊपर वो क्यों हो गए कि इन्होंने मान्यता प्रदान कर दी, इसके पीछे का भी कारण है। 1719 ईस्वी में ही उस समय मुगल सम्राट के पीछे की जो महत्वपूर्ण जो शक्ति थी वो करते थे सैयद बंधु। तो सैयद बंधु षड्यंत्र करके, और उस षड्यंत्र में बालाजी विश्वनाथ उन सैयद बंधुओं का साथ देते हैं और षड्यंत्र करके फर्रुखसियर को उसके पद से हटा करके रफी-उद-दर्जात को मुगल सम्राट घोषित किया जाता है, मुगल सम्राट बनाया जाता है। उसमें बालाजी विश्वनाथ सैयद बंधुओं की मदद करते हैं और इसी का परिणाम था, इसी के परिणाम स्वरूप रफी-उद-दर्जात के द्वारा उपहार स्वरूप साहू जी को भी छत्रपति के रूप में मान्यता मिल जाती है। साथ ही साथ एक मैग्ना कार्टा में भी साइन होता है। उस मैग्ना कार्टा को मराठाओं का अधिकार पत्र भी कहते हैं। और उस मैग्ना कार्टा के द्वारा, उस मैग्ना कार्टा में जो कुछ बातें थी, जो उनके बीच में जो संधि हुई है मराठाओं और मुगलों के बीच में, उस संधि की कुछ शर्तों के अनुसार जो दक्कन के तकरीबन 6 क्षेत्र थे, जिसमें से बरार हो गया, बीदर हो गया, खानदेश हो गया, औरंगाबाद, गोलकुंडा, ठीक है, और बीजापुर, इन 6 क्षेत्रों में मराठाओं को चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
इसमें हम देखेंगे दक्कन के 6 क्षेत्र, जिनमें से बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश और औरंगाबाद। इन 6 क्षेत्रों में मराठाओं को चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त होता है, जिससे मराठाओं के राजस्व में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। इस सन की अगली जो शर्त है उसके अनुसार हैदराबाद और कर्नाटक के जिन क्षेत्रों पर को मराठों ने पहले जीता हुआ था, वहां से भी चौथ वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया। भाई शिवाजी के समय में कर्नाटक के और हैदराबाद के कुछ क्षेत्रों को शिवाजी ने अपने नियंत्रण में कर रखा था। तो इन्होंने कहा क्योंकि हमारे पूर्वज शिवाजी के अधिकार में कर्नाटक और हैदराबाद के जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों से भी चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार दिया जाए। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं आखिरकार ये चौथ क्या होता है और सरदेशमुखी क्या होता है। देखिए, दोनों ही राजस्व वसूलने की एक पद्धति है, दोनों ही राजस्व का एक जो राजस्व का संकलन है उसकी पद्धतियां हैं। चौथ क्या होता है? चौथ ऐसे क्षेत्रों से वसूल किया जाता है जो मराठा साम्राज्य के वास्तव में नियंत्रण में नहीं है, जब मराठाओं के आसपास के जो क्षेत्र हैं। ठीक है, मान लीजिए मराठा साम्राज्य जिस क्षेत्र में है उससे जिन क्षेत्रों की सीमाएं लग रही हैं, तो ये चौथ एक तरीके से क्या था कि उन क्षेत्रों में आक्रमण न करने का एक वो था, वजन था कि अगर आप हमको चौथ लेते रहेंगे, हर साल आप इतनी एक निर्धारित राशि अदा करते रहेंगे, तो हम आपके क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करेंगे, आपके क्षेत्रों पर हम अधिकार नहीं करेंगे। तो ये क्या था, ये चौथ जो है ऐसे क्षेत्रों से वसूल किया जाता था जो मराठा साम्राज्य के वास्तव में नियंत्रण में नहीं थे, लेकिन उन पर आक्रमण ना करने के लिए ये वसूला जाता था। ठीक है, तो चौथ जो है 1/4 होता था, जो भी मतलब राजस्व का संकलन होता था उन क्षेत्रों से, तो कुल राजस्व के संकलन का 1/4 हिस्सा मराठा वसूलते थे और उन क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करते थे। ठीक है, तो ये तो हो गया चौथ। सरदेशमुखी ऐसे क्षेत्रों से वसूल किया जाता था जो कि मराठा साम्राज्य के वास्तव में नियंत्रण में है, जो मराठा साम्राज्य के आंतरिक जो क्षेत्र हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से सरदेशमुखी वसूल किया जाता था और वो राजस्व का 1/10 लिया जाता था। ठीक है, यानी कि उपज का वो प्रत्येक सूबों से या प्रत्येक सरकारों से वसूला जाता था, जिलों से, और वो जो भी वहां पे उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन का 1/10 वसूला जाता था। तो देखिए, ये तो जो है उत्पादन का 1/10 वसूला जाता था, और जो चौथ है वो चौथ ऐसे क्षेत्रों से वसूला जाता था जिन पर मराठाओं का आधिपत्य नहीं है, जो मराठाओं के नियंत्रण के बाहर के क्षेत्र हैं। एक तरीके से हम लोग जो देखते हैं हफ्ता वसूल करना, कि हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, दूसरों से हम आपकी रक्षा करेंगे, तो ये चौथ कुछ उसी तरीके का था। उनको एक गारंटी दी जाती थी कि हम आपकी अगर कोई दूसरा आक्रमण करता है तो हम आपकी रक्षा करेंगे, एक तरह से प्रोटेक्शन मनी अगर हम कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं रहते हैं बॉलीवुड पिक्चरों में, प्रोटेक्शन मनी। तो एक प्रोटेक्शन मनी के रूप में होती थी चौथ, कि जब तक दूसरा जो राज्य वो चौथ देता रहता था तब तक मराठा उसके ऊपर आक्रमण नहीं करते थे। जैसे वो चौथ देना बंद कर देता था तो मराठा उसके ऊपर आक्रमण करके और फिर लूटपाट करते थे। तो एक तरीके से प्रोटेक्शन मनी है चौथ। सरदेशमुखी क्या है, अपने ही साम्राज्य के भीतर जो किसान है, जो सरदार है, सूबेदार है, उनसे वसूल किया जाता था, और ये उत्पादन का 1/10, ये उत्पादन का 1/4 है। ठीक, तो देखिए कर्नाटक और हैदराबाद के जो क्षेत्र हैं ये वास्तविक रूप से तो मराठाओं के नियंत्रण में नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ ने कहा कि चूंकि हमारे जो पूर्वज हैं शिवाजी महाराज,
उनने कर्नाटक और हैदराबाद के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था, कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था, और बाद में जब मराठों की शक्ति कमजोर हुई तो फिर ये क्षेत्र स्वतंत्र हो गए। तो उन्होंने कहा क्योंकि हमारे पूर्वज ने यहाँ पर अधिकार किया हुआ था, इसी कारण से हमको इन क्षेत्रों से चौथ वसूल करने का अधिकार है और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार है। ठीक, तो कर्नाटक व हैदराबाद के क्षेत्रों से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि मराठाओं ने एक और वचन दिया। मराठाओं ने इस संधि के द्वारा जो मुगल हैं उन मुगलों से कहा कि अगर हम इन क्षेत्रों से, हमें दक्कन के क्षेत्रों से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार मिलता है, तो अगर कभी भी आपको दक्कन में आप कोई अभियान करेंगे तो उस अभियान के समय में 15,000 सैनिकों के द्वारा हम मदद करेंगे आपकी। ठीक है, मतलब कि जो चौथा पॉइंट है, इससे क्या हुआ, मराठाओं के द्वारा मुगलों को 15,000 सैनिकों द्वारा सहायता, यानी मराठाओं ने कहा कि जब भी कभी दक्कन का अभियान करेंगे मुगल तो हम 15,000 सैनिकों के द्वारा आपकी मदद करेंगे। ठीक है, और एक चीज इसमें और थी कि दक्कन के उन क्षेत्रों से जितना भी राजस्व की वसूली होगी, जिनसे चौथ सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दिया गया है, उसका 10 लाख रुपए वार्षिक मुगलों को दिया जाएगा। ठीक, दक्कन के राजस्व वसूली से 10 लाख वार्षिक, 10 लाख रुपए वार्षिक मुगलों को प्राप्त। ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कि बालाजी विश्वनाथ ने मुगलों के साथ संधि की थी, और उस संधि में ये कुछ पॉइंट्स रखे गए कि अब दक्कन के क्षेत्रों में जो 6 क्षेत्र हैं, इनकी चौथ और सरदेश मुखी का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। जो भी इनसे राजस्व की प्राप्ति होगी उससे 10 लाख रुपए वार्षिक मुगलों को दिया जाएगा। साथ ही साथ मराठा 15,000 सैनिकों के साथ मुगलों की सहायता करेंगे, जब भी कभी दक्कन का अभियान करेंगे, वो दक्षिण भारत का अभियान करेंगे मुगल। और कर्नाटक के और हैदराबाद के वो क्षेत्र जो शिवाजी के नियंत्रण में थे, जिन पर शिवाजी ने अधिकार कर रखा था, उन क्षेत्रों से भी चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, ये तो बालाजी विश्वनाथ के समय में किए गए कुछ संधियां थी, संधियों की कुछ शर्तें थी ये। तो देखिए, बालाजी विश्वनाथ ही पहले ऐसे व्यक्ति थे, पहले पेशवा थे जिनको उस पेशवा के पद पर स्थापित किया गया था, और बालाजी विश्वनाथ ने मराठा साम्राज्य को काफी अधिक सशक्त करने में, उसको स्थायित्व प्रदान करने में काफी अहम योगदान निभाया था। ठीक, ये तो हो गई बात बालाजी विश्वनाथ की। अब हम देखेंगे कि बाजीराव प्रथम के बारे में हम देखेंगे। (1720 से 1740 ईस्वी। आपको दोस्तों बालाजी विश्वनाथ के बारे में एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, और वो पॉइंट ये है कि ऐसा कौन सा पेशवा था जिसके समय में मुगल सम्राट के द्वारा मराठाओं को एक मैग्ना कार्टा प्रदान किया गया था। ठीक है, तो देखिए, मराठाओं का मैग्ना कार्टा, मैंने भी बात किया था आपसे, मराठाओं का जो मैग्ना कार्टा है, ये मराठाओं का मैग्ना कार्टा इस बालाजी विश्वनाथ के समय में ही 1719 में प्राप्त हुआ था। और किसने दिया था? रफी-उद-दर्जात ने। क्यों दिया था ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखसियर को हटा करके और रफी-उद-दर्जात को शासक बनाने में सहायता की थी, सैयद बंधुओं की, और इसी से खुश होकर के सैयद बंधुओं ने रफी-उद-दर्जात के द्वारा मराठों को मैग्ना कार्टा प्रदान कराया, यानी कि एक अधिकार पत्र प्रदान कराया था। और फिर उनके मध्य संधि हुई थी, उस संधि की मैंने सारी शर्तें डिस्कस कर ली यहाँ पर। तो ये आपको पॉइंट हमेशा याद रखना, मराठों का मैग्ना कार्टा महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1719 में मिला। अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा फर्रुखसियर ने दिया था 1717 में। तो रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। बाजीराव प्रथम, ये बाजीराव प्रथम ही बालाजी विश्वनाथ के पुत्र हैं। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के पश्चात बाजीराव प्रथम पेशवा नियुक्त किए जाते हैं।
बालाजी विश्व इनके बाजीराव प्रथम के समय के मुख्य जो अभियान है, उन मुख्य अभियानों में हम देखते हैं कि निजाम के विरुद्ध ये काफी सारे अभियान करते हैं। निजाम को कम से कम 3-4 बार पराजित करते हैं। 1737 में क्या होगा, 1737 में ये दिल्ली के ऊपर भी आक्रमण करते हैं। जो दिल्ली जो सम्राट है उस पर ये आक्रमण करते हैं। और जब ये दिल्ली पर आक्रमण करते हैं उस समय मोहम्मद शाह, जो रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद शाह उस समय दिल्ली में बैठा हुआ मुगल सम्राट होता है। और जब ये जो बाजीराव है, ये जब मुगल सम्राट के ऊपर आक्रमण करेंगे तो मुगल सम्राट के द्वारा हैदराबाद के निजाम को एक संदेश भेजा जाएगा और उससे सहायता मांगी जाएगी। तो हैदराबाद निजाम आएगा और भोपाल के पास बाजीराव की सेना और निजाम की सेना के मध्य फिर से एक युद्ध होगा और इस युद्ध में एक बार पुनः निजाम पराजित कर दिया जाएगा। और फिर इस तरीके से हम देखते हैं कि निजाम को एक बार पहले भी इन्होंने, जैसे ये शासक बने थे 1723 में, जैसे पेशवा बने 1723 में इन्हें पराजित किया, 1737 में पराजित किया निजाम को। 1728 में हम लोग देखेंगे, 1728 में इनके द्वारा मालवा पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। 1728 में मालवा पर नियंत्रण। 1732 में देखेंगे हम, 1732 में गुजरात पर नियंत्रण स्थापित किया इन्होंने। 1728 में मालवा पर नियंत्रण, 1728 में गुजरात पर नियंत्रण। 1728 में ही पालखेड़ का युद्ध होता है और उस पालखेड़ के युद्ध में जो ये बाजीराव है ये एक बार निजाम को पराजित करेंगे फिर से 1728 ईस्वी में पालखेड़ का युद्ध। और इसमें जो है ये किसके मध्य होता है, बाजीराव और निजाम, हैदराबाद के निजाम के मध्य होता है पालखेड़ का युद्ध। और इस पालखेड़ के युद्ध में बाजीराव के द्वारा हैदराबाद के निजाम को पराजित कर दिया जाता है। ठीक है। और इस पालखेड़ का जो युद्ध है इसमें निजाम की पराजय हो जाती है और इस पराजय के पश्चात पालखेड़ की संधि होती है। ठीक है ना। इस पराजय के पश्चात जो निजाम है ये बाजीराव प्रथम के साथ पालखेड़ की संधि करेगा और इस पालखेड़ की संधि के द्वारा हैदराबाद के कुछ क्षेत्रों से मराठाओं को चौथ और स्वदेश मुखी वसूल करने का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है। इस संधि की जो शर्त है इससे हम देखेंगे हैदराबाद के कुछ क्षेत्रों पर मराठाओं को चौथ व स्वदेश मुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त। ठीक है। पालखेड़ की संधि होगी जिसमें निजाम पराजित हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, हैदराबाद के कुछ क्षेत्रों से मराठाओं को अब चौथ और स्वदेश मुखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि अब इसमें जो है जो निजाम है ये मराठाओं के साथ एक संधि करेगा और संधि में निजाम वचन देगा कि मराठाओं के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मराठाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक। पहली बात तो इसने अपने कुछ क्षेत्रों पर चौथ और स्वदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दे दिया बाजीराव को। फिर इसने जो है वचन दिया कि मराठाओं के आंतरिक मामले में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेगा निजाम। उसको हम लोग देखते हैं। फिर मालवा और गुजरात का अभियान देखते हैं। इसी जो गुजरात का अभियान है इसी के समय में हम लोग देखेंगे कि युद्ध होता है 1731 में। इस युद्ध का नाम है दभाई का युद्ध। जिस समय गुजरात पर अभियान किया जा रहा है 1732 में गुजरात पर नियंत्रण स्थापित हो गया। इसी के समय में 1731 ईस्वी में महत्वपूर्ण एक घटना घटती है और होता है दभाई का युद्ध। दभाई का युद्ध देखिए, जो दभाई का जो युद्ध हुआ है ये होता है पेशवा की सेना व सेनापति की सेना। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, वनडे एग्जाम के लिए नहीं लेकिन यूपीएससी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1731 ईस्वी में जिस समय गुजरात का अभियान की तैयारियां चल रही थी
उसी समय पेशवा की सेना और सेनापति की सेना, देखिए दोनों ही छत्रपति के अधीन पद हैं। सेनापति भी एक विभाग, एक पद था छत्रपति के अधीन, सेनापति भी और पेशवा भी। पेशवा देखिए इस समय प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा था, उसके पास जो पावर थी, पेशवा के पास प्रशासनिक पावर थी। और सेनापति प्रमुख किसका होता है? सेना का। लेकिन दभाई के युद्ध में उस पेशवा की सेना और सेनापति की सेना, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में पेशवा जो है वो सेनापति को पराजित कर देगा और फिर साहू जी के द्वारा, जो कि छत्रपति हैं, साहू जी के द्वारा सेनापति की जो शक्तियां हैं, सेनापति के जो कार्य एवं दायित्व हैं, ये भी पेशवा को दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इससे जो है इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि पेशवा को सेनापति की शक्तियां व कार्यों की प्राप्ति हो जाती है। आप देखिए पेशवा का पद और ज्यादा शक्तिशाली हो गया, प्रशासनिक शक्तियां तो थी ही उसके पास, अब सैन्य शक्तियां भी पेशवा को मिल गई। इससे हम देख रहे हैं कि पेशवा का पद और अधिक शक्तिशाली हो गया, पेशवा और ज्यादा पावरफुल हो गया। ठीक, तो इस युद्ध ने क्या किया? पेशवा की शक्तियों में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी। ठीक है, तो दभाई का युद्ध याद रखना है। दभाई के युद्ध से क्या हुआ था कि सेनापति का पद समाप्त कर दिया गया और अब जो पेशवा है उस पेशवा को ही सेनापति की सारी शक्तियां एवं सारे दायित्व सौंप दिए गए। यानी कि सेना का जो प्रधान है वो भी पेशवा हो जाएगा, प्रशासनिक प्रधान तो है ही, वो प्रशासनिक शक्तियां तो है ही, साथ ही साथ सेनापति की शक्तियां भी प्राप्त हो गई। चलिए ठीक, तो बाजीराव प्रथम के समय में ही बाजीराव प्रथम जो पेशवा है, तो इसी के समय में ही पेशवा के पद में सेनापति की शक्तियां भी निहित हो गई। फिर हम देखेंगे 1737 में महत्वपूर्ण घटना, 1737 में पेशवा के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण, पेशवा के द्वारा ही दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है। दिल्ली में उस समय शासक है मोहम्मद शाह। अब जब मोहम्मद शाह के ऊपर 1737 में पेशवा आक्रमण करेगा तो मोहम्मद शाह अपनी सहायता हेतु जो हैदराबाद का निजाम है, हैदराबाद के निजाम को बुलाएगा और भोपाल के पास हैदराबाद के निजाम और पेशवा के मध्य में एक युद्ध होगा। भोपाल में निजाम व पेशवा के मध्य युद्ध, और इसमें पेशवा जो है विजयी हो गए और निजाम को एक बार फिर से निजाम को काफी बुरी तरीके से पराजित कर दिया गया पेशवा के द्वारा। ठीक, 1739 में हम देखेंगे कि पुर्तगालियों के साथ कुछ संबंधों की हम बात करेंगे। ईस्वी में पेशवा व पुर्तगालियों के मध्य भी झड़प होती है। ठीक है, इस समय देखिए पुर्तगाली भी बहुत अधिक मजबूत नहीं रह गए थे। हमने देखा कि अंग्रेजों ने जिस तरीके से फ्रांसीसियों की शक्ति को छीन लिया 1760 में, तो उससे पहले ही पुर्तगालियों की शक्ति को भी ये स्वाली के युद्ध में खत्म कर चुके थे। तो पेशवा बहुत अधिक इस समय शक्तिशाली थे नहीं। तो 1739 ईस्वी में क्या होता है, पेशवा और पुर्तगालियों के मध्य में एक युद्ध होता है और उस युद्ध के द्वारा जो पेशवा हैं, उन पेशवों के अधीन कुछ क्षेत्र थे जैसे कि सालसेट और वसीम के क्षेत्र। तो इस युद्ध के बाद सालसेट व वसीम पर पेशवा का अधिकार, सालसेट व वसीम के क्षेत्रों पर पेशवा का अधिकार हो जाता है। पुर्तगालियों को यहाँ पराजित कर दिया था पेशवा के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण ये घटना रही। ठीक, तो हम लोगों ने देख लिया कि बाजीराव प्रथम के समय में किन किन क्षेत्रों पर इन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया। मालवा के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, गुजरात के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया, पालखेड़ का युद्ध हुआ, पालखेड़ के युद्ध से निजाम को पराजित किया गया। मुगल सम्राट जो मोहम्मद शाह है उसके ऊपर भी आक्रमण किया गया, उसके ऊपर भी छापा मारा गया।
इस पेशवा के द्वारा, ठीक है ना, 1737 ईस्वी में। फिर 1739 में पुर्तगालियों को भी पराजित किया गया। साथ ही साथ एक घटना और है, बुंदेलखंड में इस समय बुंदेलखंड के क्षेत्र पे शासन कर रहे थे छत्रसाल, एक राजपूत शासक थे छत्रसाल, वो शासन कर रहे थे बुंदेलखंड के क्षेत्र पर। तो 1728-29 के समय में ही छत्रसाल के द्वारा सहायता मांगने पर बाजीराव जो पेशवा है, प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम, इनके द्वारा छत्रसाल को भी सहायता की जाती है। और 1728 ईस्वी में जो पेशवा छत्रसाल, जो शासक छत्रसाल हैं, उनके द्वारा एक दरबार का आयोजन किया जाता है। और उस दरबार में चंबल और नर्मदा का जो दोआब का क्षेत्र है वो भी मराठाओं को प्राप्त हो जाता है, पेशवा को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो हम 1728 में देखेंगे छत्रसाल द्वारा बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों को पेशवा को दे दिया जाता है। ठीक, तो देखिए छत्रसाल द्वारा बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों को भी पेशवा को दे दिया गया। इससे जो पेशवा है उनकी शक्ति में और ज्यादा वृद्धि हो गई, पेशवा और अधिक शक्तिशाली हो गए। चलिए झांसी का क्षेत्र है और कालपी का क्षेत्र है। झांसी और कालपी का जो क्षेत्र है ये पेशवा को प्राप्त हो जाता है। अब झांसी और कालपी के क्षेत्रों पर पेशवा का अधिकार है, इससे पेशवा और अधिक शक्तिशाली हो गए। अब हम इसके बाद देखेंगे अगले जो उनके उत्तराधिकारी हैं, जिनका नाम है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु के पश्चात ये शासक बनते हैं, मतलब पेशवा बनते हैं। और बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब कहा जाता था। बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब के नाम से जाना जाता था। 1740-1761 तक ये पेशवा बनते हैं। ये भी अपने पिता की ही बिल्कुल नक्शे कदम पे चल रहे थे, अपने पिता के समान ही योग्य एवं कुशल पेशवा के रूप में ये सामने आएंगे। और जिस समय ये पेशवा बनते हैं उस समय भी साहू जी महाराज छत्रपति हैं। 1749 ईस्वी में जब साहू जी की मृत्यु हो जाती है तो 1749 ईस्वी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगोला की संधि होती है। इस समय में 1750 में संगोला की संधि होती है। 1749 में साहू जी की मृत्यु हुई। जब तक साहू जी थे तब तक तो छत्रपति वो थे, पेशवा उनके अधीन एक पद था, भले शक्तिशाली पद था, पेशवा काफी शक्तिशाली पद हो चुका था इस समय, लेकिन फिर भी वास्तविक शासक अभी तक छत्रपति ही है, साहू जी ही हैं। और ये एक व्यवहारिक शासक के रूप में कार्य कर रहे हैं, मतलब जो शासन जो सत्ता है उसके पीछे एक तरीके से कार्य कर रहे हैं वो, यानी सिंहासन के पीछे की महत्वपूर्ण शक्ति है वो। लेकिन वास्तविक रूप से सामने अगर हम देखते हैं तो छत्रपति ही वास्तविक शासक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। पर 1749 में जब साहू जी की मृत्यु होती है तो उसके पश्चात ये संगोला की संधि करता है पेशवा बालाजी बाजीराव। और ये संधि किसके मध्य होती है? ये संधि होती है पेशवा एवं कोल्हापुर में जो शासन कर रहा है शिवाजी द्वितीय। 1707 में साहू जी ने जिसको कोल्हापुर भेज दिया था, तो पेशवा और शिवाजी द्वितीय के बीच, पेशवा और शिवाजी द्वितीय के मध्य एक संधि होती है। इस संधि को हम लोग कहते हैं संगोला की संधि। और इस संधि का परिणाम क्या हुआ? ठीक है, इस संधि का परिणाम क्या होता है? इस संधि के परिणाम स्वरूप पेशवा मराठा जो पेशवा है वो ही मराठा राज्य के वास्तविक शासक बन जाते हैं। इस संधि का परिणाम क्या था? इस संधि के परिणाम स्वरूप पेशवा ही मराठा साम्राज्य के
वास्तविक शासक बन गए। यानी कि छत्रपति की जो शक्तियां थी वो भी पेशवा के पद में ही समाहित कर दी गई और पेशवा या मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासक बन गए। क्लियर है ना। उस समय कोल्हापुर के क्षेत्र में शिवाजी द्वितीय का पुत्र, शिवाजी द्वितीय का जो पुत्र है जिसका नाम है बाजीराव द्वितीय, सॉरी बाजीराव द्वितीय नहीं, राजा राम द्वितीय। जब ये संगोला की संधि होती है तो पेशवा और शिवाजी द्वितीय के पुत्र राजाराम द्वितीय, जो कि इस समय उस कोल्हापुर के क्षेत्र का छत्रपति था, इन दोनों के मध्य एक संधि होती है और इस संधि के परिणामस्वरूप क्या होता है कि जो छत्रपति की जो शक्तियां हैं, छत्रपति का जो पद है उसको बस एक नाम मात्र का एक पद बना दिया जाता है। अब केवल जो छत्रपति होगा एक नाम मात्र का ही शासक होगा और वास्तविक शासक जो है वो पेशवा बन जाएगा। ठीक है, वास्तविक शासक कौन बन गया? पेशवा बन गया। यहां से हम लोग देखते हैं कि जो छत्रपति जो काल स्टार्ट हुआ था, हमने मराठा साम्राज्य को दो कालों में बांट के पढ़ा था, छत्रपति काल और पेशवा काल। तो इधर पे आते हैं, इधर पे 1750 में संगोला की संधि के द्वारा छत्रपति काल समाप्त हो गया, छत्रपति का पद समाप्त। और यहां से अब वास्तविक रूप से देखा जाए तो जो पेशवा काल है, यहां से वास्तविक शासक के रूप में पेशवा वास्तविक शासक के रूप में दिखाई देंगे। पेशवाओं का जो काल है स्टार्ट तो हो गया 1713 से ही, लेकिन वास्तविक शासक के रूप में जो पेशवा है यहाँ पर आके हमको दिखेंगे। क्लियर। अब सारी प्रशासनिक, राजनीतिक, सैनिक, सारी शक्तियां, जितनी भी शक्तियां हैं, ये सारी की सारी पेशवा के पद में ही समाहित कर दी गई। तो 1752 ईस्वी में एक और संधि होती है और इस संधि का नाम है भलकी की संधि। 1752 में एक संधि होगी भलकी की संधि, और जो भलकी की संधि है ये पेशवा व निजाम के मध्य होती है। भलकी की जो संधि है 1752 ईस्वी में पेशवा के और निजाम के मध्य होगी। और इस भलकी की संधि के द्वारा जो बराड़ का क्षेत्र है, बराड़ का जो क्षेत्र निजाम के अंतर्गत आता था, बराड़ का क्षेत्र पेशवा को प्राप्त हो गया। ठीक, भलकी की संधि के द्वारा क्या हुआ कि बराड़ का क्षेत्र जो कि निजाम के अंतर्गत था, ये बराड़ का क्षेत्र मिल गया मराठों को। ठीक, और साथ ही साथ 25 लाख रुपए वार्षिक आय का जो क्षेत्र है वो भी मराठों को प्राप्त होगा। ठीक, अब हम देखेंगे 1760 ईस्वी में एक बार फिर से 1760 ईस्वी में एक बार फिर से उदयगीर का युद्ध होता है और इस उदयगीर के युद्ध में जो निजाम है ये अंतिम रूप से पराजित हो जाएंगे। उदयगीर के युद्ध में निजाम अंतिम रूप से पराजित। देखिए, मुगल चूंकि एक अखिल भारतीय साम्राज्य के निर्माण का स्वप्न देख ही रहे थे, इनकी महत्वाकांक्षा थी एक अखिल भारतीय साम्राज्य के निर्माण करने का। और चूंकि अभी जो मुगल हैं वो मुगल एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में अभी भी विद्यमान है, भले उनकी शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक जो सर्वोच्च शक्ति है, जो केंद्रीय शक्ति है, उसके रूप में मुगल अभी भी आसीन है। तो मराठा धीरे धीरे पहले तो जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उनको समाप्त करके, जो उनके सहायक हैं मुगलों के जैसे निजाम वगैरह, इनको समाप्त करके और वास्तविक रूप से इन निजाम वगैरह सबको समाप्त करके और फिर मुगलों के ऊपर आक्रमण करके और मुगल साम्राज्य को खत्म करना चाहते थे और मराठा साम्राज्य को एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में स्थापित करना चाह रहे थे। तो 1760 ईस्वी में पेशवा के द्वारा निजाम को अंतिम रूप से पराजित किया गया और इस युद्ध का नाम था उदयपुर युद्ध। और इस युद्ध के बाद 60 लाख रुपए वार्षिक आय का क्षेत्र भी मराठों को प्राप्त हो गया। 60 लाख रुपए आय का क्षेत्र मराठों को प्राप्त। अहमदनगर और बीजापुर वगैरह वास्तविक रूप से अब इनके अधीन आ गए। अभी तक तो जो अहमदनगर और बीजापुर की मैंने बात की थी पहले, उससे तो सिर्फ चौथ और स्वदेश मुखी वसूल करने का ही अधिकार इनको प्राप्त था। पर इस उदयगिरी के युद्ध के पश्चात जो संधि हुई निजाम और मराठों के बीच, उस संधि के अनुसार जो अहमदनगर का जो क्षेत्र है और जो बीजापुर का क्षेत्र है, अहमदनगर, बीजापुर और दौलताबाद का क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र अब मराठाओं को पूरी तरीके से प्राप्त हो गए। इन मराठाओं के पूरी तरीके से नियंत्रण में आ गए। ठीक है ना।
कौन कौन क्षेत्र? अहमदनगर, दौलताबाद और बीजापुर का क्षेत्र। इसी के समय में जो बालाजी बाजीराव है, इसी के समय में बंगाल की ओर भी अभियान किया जाता है। हम देखेंगे कि 1758 के आसपास एक बार पूर्वी भारत, बिहार और उड़ीसा में भी अभियान किया जाता है बालाजी बाजीराव के द्वारा। साथ में देखेंगे हम लोग राजपूताना पर भी अभियान किया जाता है बालाजी बाजीराव के द्वारा। और फिर जो मुगल हैं, तो इसी समय 1760 ईस्वी में 1760 ईस्वी में ही बालाजी जो बाजीराव है, इसके हस्तक्षेप के द्वारा ही एक व्यक्ति था इमादुल मुल्क, उस इमादुल मुल्क को मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया जाता है 1760 ईस्वी में पेशवा के हस्तक्षेप से। इमादुल मुल्क को मुगल सम्राट का वजीर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, 1760 ईस्वी में पेशवा के द्वारा इमादुल मुल्क को, जो कि बालाजी बाजीराव के काफी करीब था, इमादुल मुल्क को मुगल सम्राट का वजीर नियुक्त किया जाता है। इस समय मुगल सम्राट कौन है? शाह आलम द्वितीय है। 1759 में शाह आलम द्वितीय बनता है मुगल सम्राट। और फिर शाह आलम द्वितीय हम देखेंगे कि जो इलाहाबाद की संधि वगैरह है वो उसी के साथ होती है, शाह आलम द्वितीय के साथ। एक दिन में सारे जितने भी मुगल सम्राट है उनका भी क्रम में इसी तरीके से नोट कर दूंगा, तो उसको भी आपको पहले याद में रखना है कि किस समय कौन सा मुगल सम्राट था। क्लियर है? चलिए, इसी समय का 1760 के आसपास का वो दौर है जब पेशवा अपने साम्राज्य का विस्तार दिल्ली तक करना चाह रहा है। या फिर देखा जाए तो 1760 के आसपास ही पेशवा ने जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र हैं, यानी लाहौर तक पेशवा ने अपने अभियान किए। पेशवा ने लाहौर पर अभियान किया। इस समय के क्षेत्रों पर पेशवा ने क्या किया? लाहौर का अभियान किया। और लाहौर पे इस समय अहमद शाह अब्दाली का प्रतिनिधि शासन कर रहा था। सत्रह 1760 ईस्वी में ही पेशवा के द्वारा लाहौर का अभियान किया गया। और लाहौर में उस समय अहमद शाह अब्दाली का एक प्रतिनिधि शासन कर रहा था। और पेशवा के द्वारा उस प्रतिनिधि को वहां से हटा करके और लाहौर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है। साथ ही साथ इस समय दिल्ली पर भी देखिए, जब अहमद शाह अब्दाली ने जब आक्रमण किया था तो इसने दिल्ली पर भी अपने एक प्रतिनिधि को नियुक्त कर दिया था। दिल्ली पर अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करके और उसके अधीन जो मुगल सम्राट था वो शासन कर रहा था। तो जो दिल्ली का जो प्रतिनिधि है उसको भी वहां से खदेड़ दिया जाता है, यानी दिल्ली से भी अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि को बाहर कर दिया जाता है। और जो लाहौर का क्षेत्र है, इस लाहौर के क्षेत्र से भी अहमद शाह अब्दाली को बाहर कर दिया जाता है। ये जो इसने प्रतिनिधियों को, अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधियों को बाहर खदेड़ दिया, ये अहमद शाह अब्दाली के लिए भी एक अपमानजनक बात थी। और यही मुख्य रूप से कारण बनता है पानीपत के तृतीय युद्ध का। और यही क्या है? यही कारण बना एक कारण बना किसका? पानीपत के द्वितीय युद्ध का। अहमद शाह, अभी तक तो देखिए अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में कोई भी संघर्ष नहीं था, दोनों के बीच में कोई भी टेंशन की बात नहीं थी। लेकिन जब पेशवा ने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अहमद शाह अब्दाली की प्रतिनिधि को लाहौर से और दिल्ली से दोनों जगह से बाहर खदेड़ दिया, तो अब इन दोनों के बीच में, अफगानों के बीच में और पेशवा के बीच में, दोनों के बीच में अब युद्ध होना आवश्यक हो गया। दोनों के बीच में एक भेद उसकी स्थिति आ गई, असमंजस की। और अब अहमद शाह अब्दाली अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए भारत पे फिर से आक्रमण करेगा। और अब इस बार युद्ध होगा जिसका नाम है पानीपत का तृतीय युद्ध। चलिए,
देख लेंगे यहाँ पे पानीपत का तृतीय युद्ध। देखिए जब पेशवा ने रघुनाथ राव को भेजा था उस अभियान में, पेशवा के द्वारा जब हटा दिया जाता है अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधियों को, तो अहमद शाह अब्दाली अपनी सेना के साथ फिर से दिल्ली की ओर कूच करेगा और पानीपत के मैदान में पेशवा की सेना और इस पेशवा की जो सेना है उसमें जो पेशवा की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, यानी जो सेनापति था, वो पेशवा का पुत्र विश्वास राव, पेशवा का पुत्र विश्वास राव सेनापति था और इस विश्वास राव को सहयोग दे रहा था और इस विश्वास राव का संरक्षक या इसको जो सहायता दे रहा था उस व्यक्ति का नाम है सदाशिव राव, सदाशिव राव भाऊ। ठीक, सेनापति जो पेशवा की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, सेनापति कौन है, उसका छोटा पुत्र विश्वास राव और इसको सहयोग कौन दे रहा है या इसका जो मुख्य रूप से सलाहकार या संरक्षक के रूप में हमें दिखाई दे रहा है वो है सदाशिव राव भाऊ और ये इस पेशवा का चचेरा भाई है, पेशवा का चचेरा भाई। इस तरह से पेशवा का चचेरा भाई एक रघुनाथ राव, उस तरीके से सदाशिव राव जिसको भाऊ के नाम से जानते हैं, ये भी पेशवा का चचेरा भाई था और ये जो है इस विश्वास राव को अपने वो दे रहा है। ठीक है, विश्वास राव का संरक्षक के रूप में दिखाई दे रहा है। तो जो तृतीय युद्ध होता है विश्वास राव, सदाशिव राव भाऊ और वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के मध्य होता है। होता कब है, लिख देता हूँ मैं, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। ठीक, इसका परिणाम क्या रहा, परिणाम रहा तकरीबन 28,000 मराठा मारे गए, जिसमें इसका छोटा पुत्र विश्वास राव, सदाशिव राव भाऊ ये भी जिसमें शामिल थे। मारे गए मराठाओं में अहमद शाह अब्दाली विजयी होता है। अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। अच्छा, इस पानीपत के युद्ध के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि इस पानीपत के युद्ध के द्वारा ये जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है एक तरीके से नकारात्मक निर्णायक युद्ध रहा और इस युद्ध के द्वारा ये तो नहीं क्लियर हुआ कि अब भारत में शासन कौन करेगा, पर यह जरूर इससे निर्धारित हो गया कि अब भारत में शासन कौन नहीं करेगा। यानी कि अब मराठा जो है, मराठा पूरी तरीके से टूट चुके थे, मराठा भी एक तरीके से बिल्कुल से इस दौर से बाहर हो गए थे। आगे हम देखेंगे कि आगे की जो कल की जो क्लास रहेगी उस कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगला जो पेशवा है कौन बनेगा। तो बालाजी जो बाजीराव है, ये इसी हार के कारण 1761 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी हार का इतना इनको बड़ा आघात पहुंचेगा, इसके कारण इनकी 1761 में मृत्यु हो जाएगी। और अब बालाजी बाजीराव के पश्चात